हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर सेट ए के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और उनका एक्सप्लेनेशन भी किया था। इस वीडियो में हम अगले एमसीक्यूज जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं इस क्वेश्चन पेपर के और साथ में असर्शन रीज़न क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आ सकें कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ये है, जो 11 क्वेश्चन है वो है स्टोमेटा क्लोज होता है। तो सबसे पहले स्टोमेटा क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर बहुत स्मॉल स्मॉल से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके चारों तरफ यानी जिसके दोनों तरफ जो है यानी इसको दो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को, और उन्हीं गार्ड सेल्स के जो है वजह से ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टोमेटा जब बंद होता है, तो पहला स्टेटमेंट है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तब बंद होता है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी उस समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। दूसरा है कि स्टोमेटा बंद होता है जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड ना हो, तो ये करेक्ट है। तीसरा है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी जो गार्ड सेल्स होते हैं अगर उसमें से गार्ड सेल्स में से जब ये कह रहे हैं कि वाटर फ्लो आउट हो जाए यानी वाटर बाहर निकल जाए, तब ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहता है, तो ये करेक्ट है। चौथा जो है ये कह रहे हैं कि जब वाटर अंदर चला जाए गार्ड सेल्स में तब ये बंद होता है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब वाटर अंदर जाता है तभी जो स्टोमेटा है वो ओपन रहता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, और बाकी पहला और चौथा जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सेकेंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होता है, इसके पीछे दो जो है वो थ्योरी हैं। एक शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी जो ओल्ड है, और दूसरी है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी जो रिसेंट थ्योरी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी बता दे रहा हूँ कि जब जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, तो उस वजह से अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और उस वजह से जो है वाटर बाहर वाले जो है बाहर से अंदर आने लगता है, और इस वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्गिड हो जाते हैं और बाहर की तरफ जो है आउटवर्ड जो है बल्ज हो जाते हैं, इस वजह से ये ओपन हो जाता है। और जबकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उस समय जो है जो लीफ होती जो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं इसमें से वाटर बाहर चला जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है, और ये स्टोमेटा जो है बंद हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन इमेज बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो एजेस पर थिन होता है और मिडिल पर ये जो है थिक होता है। और ये हमारा मिड पॉइंट जो है होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। दो फोकस होते हैं, इसको F1 मान लें, और इधर इसके 2 टाइम्स 2F1, और इधर F2 और 2F2। लेकिन ये जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी होगी F1 और 2F1 की, वो F2 और 2F2 ये बराबर होगी, यानी कि
ओ से F1 की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी बराबर होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 की और ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 की जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी। लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर F1 2F1 F2 2F2 जो है हमने ले लिया है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2F1 पर रखा हो, तो यहाँ पर जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो यहाँ पर हम दो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है दो रेस की। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये आपकी जो है फोकस से चली जाती है, और दूसरी रे हम यहाँ पर ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमारा जहाँ पर रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ मिरर, तो जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है वहाँ पर हमारा इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तो इमेज भी जो है उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, यानी अगर 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2F2 पर बनेगी, और इमेज क्या होगी वहाँ पर इक्वल इन साइज होगी। दूसरा इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज बनेगी, और तीसरा है रियल इमेज बनेगी। तो ये जो 12 वाला क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, एट ट्विस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी फोकल लेंस के दुगनी दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर 2F1 लिया है तब वहाँ पर इमेज जो है बराबर उसी साइज की बनती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 13 क्वेश्चन, उसमें कह रहे हैं, पूछा जा रहा है कि द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। तो एक्चुअली में जो हमारी आई का जो लेंस होता है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसको सीलियरी मसल्स जो हैं इसकी थिकनेस को कंट्रोल करती हैं। तो जब यहाँ से रेज जाती हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो रेज आती हैं, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो हमेशा रेटिना पर आके फॉल होती हैं। ये रेटिना है आपकी, रेटिना पर जो है लाइट रिसेप्टर्स होते हैं यानी सेल्स होते हैं, कोन टाइप सेल्स, और दूसरे होते हैं रॉड टाइप सेल्स। तो रॉड टाइप सेल्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिसेप्ट करते हैं, जबकि कोन टाइप सेल जो हैं वो कलर को जो है डिटेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, तो इसको हम कहते हैं रेटिना। तो यहाँ आंसर होगा हमारा डी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड समझ लीजिए। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर हम किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलिंड्रिकल शेप में इस तरीके से रैप अप कर दें, या हम किसी इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर इसे लपेट दें स्प्रिंग की तरह, और इसके दोनों एंड को जब हम किसी बैटरी से जोड़ दें और उसके बाद करंट प्रोवाइड कराएं, इसमें करंट पास कराएं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। तो यहाँ पर ये सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड सब नंबर 1 ये बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट। और अगर सोलेनॉइड को आप सस्पेंड करें तो ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाएगी फिलहाल। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इस तरीके से और भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें तो सोलेनॉइड जो होता है, चूँकि ये भी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पोल्स रहते हैं। तो कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ, तो इसके लिए हम जो है क्लॉक फेस रूल लगाएंगे। तो अगर हम देखें कि किसी भी फेस में, ये जो है आपका फेस है ये, तो अगर किसी फेस में करंट क्लॉकवाइज है तो हम ऐसे से बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं वो क्लॉकवाइज होता है। तो अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज, अगर सामने से देखें तो यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट है, तो ये साउथ पोल होगा, और दूसरा जो अदर एंड होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से आउट होती हैं, और जो इन होती हैं वो साउथ पोल पर, और इंटरनली जो हैं वो साउथ से नॉर्थ।
लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा होगा, तो वो होगा स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर जो है स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन यानी पैरेलल लाइंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर होता है जो वो यूनिफॉर्म होता है। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये अक्सर पूछा जाता है। सोलेनॉइड की अगर इंटेंसिटी की बात करें यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर 1 करंट पे करता है। करंट जितना आप बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने आप जो है इसमें रैप्स यानी जो जितने टर्न्स आप जितने लपेटे लगाएंगे उतना ही बढ़ेगा। तीसरा है कोर मटेरियल, यानी इसके अंदर अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें तो सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेट बन जाती है, तुरंत मैग्नेटाइज हो जाती है, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 15 क्वेश्चन। उसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स वगैरह, और सेकेंड में आपके आ जाते हैं जैसे ग्रास होपर है, जैसे हिरन वगैरह है, डियर वगैरह, ये सेकेंड जो है ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो इसमें जो ए वाला जो दिया हुआ है, इसमें ए में जो ऑप्शन है तो उसमें है ग्रास, गॉट और लायन, तो ठीक है, इसमें मिसिंग नहीं है क्योंकि गॉट यहाँ पर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आता है। बी में है आपका जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। जू प्लैंकटन जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल से कह सकते हो कीड़े होते हैं, और फाइटोप्लैंकटन जो है बहुत स्मॉल से छोटे छोटे से प्लांट्स समझ लीजिए जिनको जू प्लैंकटन खाते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन को हम कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर समझ लीजिए, और जू प्लैंकटन जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में है, और उसके बाद फिर स्मॉल फिश हैं, तो ये इसमें भी मिसिंग नहीं है। तो इसमें जो सी वाला जो है वो है टाइगर, फिर है ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो इसमें ग्रास तो आपका जो है प्रोड्यूसर है यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, लेकिन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इसमें नहीं है क्योंकि स्नेक और फ्रॉग जो हैं वो घास वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अब है आपका 16 वाला क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल फिशन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आपको पता है कि जिसमें जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं फॉर्म होते हैं, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। उसमें कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे बडिंग है, जैसे बाइनरी फिशन है, जैसे मल्टीपल जो है फिशन है, जैसे फ्रैगमेंटेशन है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मल्टीपल फिशन जो है वो किस में होता है। देखिए ईस्ट जो है, ईस्ट में आपका होता है बडिंग। बडिंग में क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे ईस्ट का एग्जांपल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है बड में। जब बड पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये बड जो है टूट जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे ही जो है आपका लीशमानिया और पैरामीशियम जो है, इसमें आपका बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन में यानी न्यूक्लियस पहले टूट जाता है और फिर सेल टूट के अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम जो है, इसके अंदर जो है मल्टीपल फिशन होता है। इसके अंदर मल्टीपल फिशन का मतलब है इसके अंदर न्यूक्लियस कई न्यूक्लियाई में टूट जाता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम जो है एक तरह का पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया डिसीज होती है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे हम एजर्शन और रीजन की। तो देखिए एजर्शन रीजन जो है ये दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। एक एजर्शन और रीजन, ये दो स्टेटमेंट हैं। अगर एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये इसका आंसर होता है ए।
अगर असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर आता है बी। अगर असर्शन करेक्ट है और रीज़न फॉल्स है तो आता है सी, और अगर असर्शन फॉल्स है और रीज़न करेक्ट है तो आता है डी। तो यहाँ पर जो 17 क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, यानी ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है नहीं निकलती है जब जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक बेहतरीन जो है कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है हाइड्रोजन को और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। अब हम आते हैं 18 क्वेश्चन पर। इसमें दिया है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिजम्स एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। तो फूड चेन में जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स जो है उनका एक्यूमुलेशन मैक्सिमम होता है, तो ये करेक्ट है। और रीज़न है हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट। तो हार्मफुल केमिकल जो हैं ये स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स पर डिसीज़ और पेस्ट, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ब्रीदिंग का रेट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की कंपेरिजन में बहुत फास्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाटर के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ पर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। और रीज़न इसमें दिया था अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट जो पानी में डिजॉल्व होता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये तो फॉल्स है। तो यहाँ पर जो है रीज़न इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा 19 का आंसर होगा सी। अब हम लास्ट वाला हमारा जो है वो है 20। इसमें दिया हुआ है कि रेनबो जो है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का इन द स्काई। तो रेनबो जो होता है जब लाइट जो होती है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर से पास होती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे ऊपर जो है रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं VIBGO इस तरीके से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। वाई यहां पर आएगा ओ पर, विबग्योर। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। तो ये विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड जो है वो सबसे कम डेविएट होती है, क्योंकि रेड जो है लाइट जो है वो उसका डेविएशन सबसे कम होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी स्पीड जो है वो चेंज होती है डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। तो रेड लाइट जो है वो उसकी स्पीड सबसे कम डिक्रीज होती है और वायलेट की सबसे ज़्यादा डिक्रीज होती है। इसी वजह से रेड जो है वो कम डेविएट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है। फिलहाल दूसरा इसमें रीज़न जो है रीज़न दिया, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। रेनबो स्काई में फॉर्म होता है जब सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो रीज़न भी जो है करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं जो बी सेक्शन है हमारा वो क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।